Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Muhammad Awesawan. So, we are going to start a new topic today, and the name of the topic is proposal. Proposal, tender, bid, and quotation. You can see on your screen at point number 7, proposal. Let's see, discuss करते हैं कि what is a proposal. Proposal precedes the sales and they may be therefore be called sales persuasive messages. All proposals should be written in persuasive languages. पहली लाइन में दूसरा लफ्ज आता है जी प्रिसीड का। प्रिसीड का मतलब होता है पहले। किसी भी सेल से पहले आप अगले बंदे को एक प्रपोजल भेजते हैं और इसको हम सेल्स परसुएसिव मैसेज के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे इसका मकसद यह है कि हम अगले बंदे को, अगली पार्टी को कन्विंस करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको फर्दर डिफाइन करता हूं। मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं। मैं अपनी कंपनी के अंदर कंप्यूटर्स खरीदना चाहता हूं। मैं एक न्यूज़पेपर के जरिए से एक टेंडर देता हूं, एक कोटेशन देता हूं। टेंडर और कोटेशन क्या होती है? जिसमें आप लोगों से और दूसरी कंपनियों से आप प्रपोजल को इनवाइट करते हैं। अब वो काम मैं खुद नहीं कर सकता, या मैं खुद करना नहीं चाहता, या मेरे पास मैन पावर नहीं है। मैं इनवाइट करता हूं दूसरे लोगों को कि आप लोग मेरी कंपनी में आकर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करें, लेकर भी आए, इंस्टॉल भी करें। और प्लस दूसरे नंबर पे मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो दो चार ऑफिसेज बनाने हैं, तो मैं किसी कंपनी को कहता हूं कि अभी आप आइए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी कंपनी में आकर कंस्ट्रक्शन कीजिए। जब वो न्यूज़पेपर के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज ऐड पढ़ेंगी और मेरी कोटेशन को देखेंगी, तो वो डेफिनेटली अपनी एक प्रपोजल पेश करती है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरी प्रपोजल को देखने के बाद वो कहेगी कि सर, हम आपके ये जो 3 ऑफिसेज हैं, इनको इतनी दिनों में, इस मटेरियल के साथ, इतनी लेबर लगाकर, इतने टाइम पीरियड के अंदर हम मुकम्मल कर देंगे। फिर जो दूसरी एग्जांपल थी जिसमें हम कंप्यूटर्स मंगवा रहे थे, उसमें जो इंटरेस्टेड कंपनीज होंगी वो मुझे प्रपोजल भेजेंगी और कहेंगी कि सर, आपकी डिमांड इन कंप्यूटर्स की है, तो हम इनके ये वाले स्पेक्स होंगे इसके अंदर, इस तरह का हार्डवेयर होगा, इस तरह की रैम होगी, इस तरह की रोम होगी, इस तरह की जो मेमोरी कार्ड होगा, हार्ड ड्राइव होगी। ये तमाम वो स्पेक्स मुझे बताएंगे और अपनी प्राइसेस भी साथ मुझे बताएंगे। अब फर्ज करें कि मुझे 3-4 कंपनीज ने मुझे प्रपोजल्स भेजी। अब उन 3-4 कंपनीज में से जो सबसे बेहतरीन मुझे लगेगी, जिसकी प्राइस भी कम होगी, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जिसका टाइम पीरियड भी अच्छा होगा, जिसकी सर्विसेज भी अच्छी होंगी, जिनका एक्सपीरियंस भी होगा, जिनका बैकग्राउंड भी होगा, जिन्होंने पहले भी मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेज दी होगी, उनमें से मैं किसी एक को हायर कर लूंगा। सो प्रपोजल का फायदा ये होता है कि आपको घर बैठे मुख्तलिफ कंपनीज की कोटेशंस मिल जाती, ताकि आप आसानी के साथ उनमें से किसी एक को चॉइस कर लें, बजाय इसके कि आप जगह जगह पर लोगों से जाकर खुद मिले
न्यूज़पेपर ऐड के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से अब आप इस तरह की एड्स दे सकते हैं। हाँ जी, अब प्रपोजल की पॉइंट नंबर 2, बुलेट नंबर 2 जहां पे लिखा है उस डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। अ प्रपोजल इज एन ऑफर, अ बिड टू डू ए सर्टेन प्रोजेक्ट फॉर सम। अभी मैंने आपको बताया कि एक खास किस्म का कोई प्रोजेक्ट होगा जो आपने करना है, और मैंने आपको दो प्रोजेक्ट्स का नाम बताया। फिर आप देखिएगा तीसरे नंबर पे बुलेट पे लिखा है द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट गेट यू और योर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड और हायर्ड टू डू ए प्रोजेक्ट। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, आपको या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं ताकि आप ये वाले प्रोजेक्ट्स को सर अंजाम दे सकें। काइंड्स ऑफ प्रपोजल देखते हैं जी। प्रपोजल्स आर सेल्स प्रेजेंटेशंस इजीली क्लासिफाइड इनटू रिसर्च प्रपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल। दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक रिसर्च प्रपोजल में और एक बिजनेस प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होती है? A research proposal is usually academic in nature. Professors or the school or which they work desire to obtain a grant in response to request or an announcement from the government or other agency. A proposal may even appear in a foreign language. अब रिसर्च प्रपोजल वो कहता है एकेडमिक नेचर की है। अब हम फर्ज करें, हम प्रोफेसर हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। हम क्या चाहते हैं? desire to obtain a grant in response to a request or an announcement from the government or an other agency। अब हमने, जब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम एकेडमिक्स के हवाले से कुछ ग्रांट देना चाहते हैं, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम कोई पॉलिसी प्लान बनाकर, कोई प्रपोजल बनाकर उनको देंगे और उन्हें बताएंगे कि हम, या हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली एक्टिविटीज करना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें इस सिलसिले के अंदर ग्रांट फराहम करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रिसर्च करें। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को लेटेस्ट इक्विपमेंट मिले। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं और अगर वो पे नहीं कर पाते तो उसके लिए भी आप हमें ग्रांट फराहम करें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी कैन डू जस्ट टू सीक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। हेल्प इन a sense that they have already announced that they are interested in releasing some money in case the institutes are going to give them some kind of a proposals. सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा जी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबमिट मोस्ट रिसर्च प्रपोजल्स। Companies also want to become involved, that they make contact with and become involved in agency requesting the proposal. But most business employees will submit business proposals or facts in the following discussions. अच्छा, कंपनीज क्या करती हैं, वो भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व होती है, कहता है। अब जबकि ज्यादातर जो बिजनेस एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा अपने प्रपोजल्स को सबमिट करवाते हैं। लेट्स सी जी, हमारा बिजनेस प्रपोजल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ रिटन ऑफर फ्रॉम ए सेलर टू ए पर्सपेक्टिव बायर। Business proposals are often a key step in the complex sales process whenever a buyer considers more than price in a purchase। अब यहां पर एक सेलर है, कोई चीज बेच रहा है, वो लिख रहा है किसको? एक पर्सपेक्टिव बायर को। प्रोस्पेक्टिव बायर ये होता है कि आपको लगता है बीइंग ए बिजनेसमैन कि दैट ही इज द पर्सन दैट ही मे बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट। आमतौर पर जो बिजनेस प्रपोजल है ना, वो कोई कम्प्लेक्स सेल्स प्रपोज प्रोसेस के अंदर जो है वो एक इंतहाई अहम कदम के तौर पर उठाया जाता है। whenever a buyer consider more than price in a purchase। अब बायर जो है वो समझता है कि अगर मैं खुद कोई चीज खरीदूंगा तो हो सकता है कि मुझे प्राइसेस हाई मिले, सो व्हाई नॉट
तो हम किसी को कहें या कोई बिजनेस प्रपोजल आपके पास खुद को चलकर ऐसा आ जाए कि जिसमें आपको प्राइस भी कम मिले और जिसमें आपको क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी मिले। अब जो प्रपोजल है, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू पोर्शंस। नंबर वन, इंटरनल प्रपोजल, एंड नंबर टू इज कॉल्ड द एक्सटर्नल प्रपोजल। Okay, if you write a proposal to someone within your organization, a business, a government agency, it is an internal process. With internal proposal, you may not have to include certain sections, such as qualifications, or you may not have to include as much information in them. अब इंटरनल प्रपोजल को क्या नाम से जाहिर है कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी। और इंटरनल प्रपोजल जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो कहता है जी विद इंटरनल प्रपोजल यू मे नॉट हैव टू इंक्लूड सर्टेन सेक्शन सच एज क्वालिफिकेशन। उसमें आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगले बंदे को तो ऑलरेडी पता है। नंबर टू इज कॉल्ड द एक्सटर्नल प्रपोजल। An external proposal is often written from one separate independent organization or individual to another such as such entity। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लिखती है, एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को लिखती है। अब एक्सटर्नल प्रपोजल की आगे फर्दर काइंड्स भी हैं। There are three distinct categories of external business proposals: formally solicited, informally solicited, and unsolicited. So there are three kinds of external proposals. Let's see, पहले वाले को देखते हैं, formally solicited proposal। They are written in response to published advertisements। अब मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करवाया। जब आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, आप मेरे उस टेंडर को देखते हैं, तो उसके रिटर्न में जब आप मुझे कोई प्रपोजल सेंड करेंगे, तो ऐसी प्रपोजल को हम फॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल कहेंगे। अब मेरे आपसे क्या मांगा था उस न्यूज़पेपर के अंदर कि आप मुझे प्रपोजल भेजें। मैंने आपसे ये मांगा था कि आप मुझे कोटेशन भेजें, और मैंने आपसे क्या मांगा था कि आप मुझे कुछ बिड दें। अच्छा, हम आमतौर पर लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं टेंडर भरना। टेंडर भरना क्या होता है कि मैंने रिक्वायरमेंट्स अपनी भेज दी, और फिर मैंने डिमांड किया कि जी कि आप इसको इस फॉर्म को फिलअप कर दें। तो आप प्रपोजल की सूरत में, कोटेशन भरने की सूरत में, या फिर बिड की सूरत में आप वो फॉर्म को भर देते हैं और मुझे सेंड कर देते हैं। नंबर टू है जी इनफॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल्स। अच्छा, ये आमतौर पर कहता है कि दे आर टिपिकली द रिजल्ट ऑफ कन्वर्सेशंस held between a vendor and a prospective customer। अब ये न्यूज़पेपर के थ्रू तो नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू तो नहीं, रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू नहीं, बल्कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन के थ्रू होती है। ये किसके दरमियान है? एक वेंडर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के दरमियान। मतलब आप आमने सामने बैठकर कुछ डीलिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल क्या है? दे आर मार्केटिंग ब्रोशर्स। They are always generic, with no direct connection between customer needs or specified requirements. Vendor use them to introduce a product or service to a prospective customer। देखिए, एक तो हमने पढ़ी सॉलिसिटेड, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्रपोजल भेज देती है। दूसरे नंबर के ऊपर फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, आमने सामने बैठकर किसी चीज मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जो इंटरेस्टेड कंपनीज होती हैं, वो खुद जगह जगह के ऊपर अपने ब्रोशर तकसीम करती हैं कि दैट वी प्रोवाइड सच सर्विसेज।
उन सर्विसेज के अंदर क्या होता है, उनके अंदर आप अभी मैंने जैसे आपको दो एग्जांपल देती है कि कंस्ट्रक्शन की और एक कंप्यूटर वर्क की, तो वो खुद लोगों को बताती हैं कि हम ये वाला काम करते हैं। अब हमारे ना, ये एक सेल्स का, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इट्स ए टैक्टिक टू सेल योर प्रोडक्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ टूर कंपनीज आती हैं और अपने ब्रोशर और अपने पैकेजेस लेकर आती हैं। फिर उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि कंपनी की सूरत में होते हैं। वो कहते हैं जी कि हम रिपेयरिंग का, पोशिश का, वाइट वॉश का काम करते हैं। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं जी कि हम प्रिंटर्स और उनकी देखभाल का काम करते हैं। हमने उनको इनवाइट नहीं किया होता, वो खुद हमारे पास चलकर आते हैं। उन्हें पता है कि जब बड़ा इंस्टीट्यूट होगा तो यहाँ पर काम भी ज्यादा होगा, और अगर हमें इस इंस्टीट्यूट के अंदर काम मिल गया तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा। अब हमें क्या फायदा होता है कि हमें खुद जाकर चीजों को, लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता। लोग जो हैं वो हमारे पास खुद चलकर आते हैं, और हमारे पास वैरायटी ऑफ पीपल आते हैं। उनमें से हम किसी एक बंदे को विच इज सुटेबल, हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी जी, अब देखते हैं जी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नंबर 9 पे। इट्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब ए प्रोजेक्ट। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इट हैज टू बी इन द रिटन फॉर्म। जी, इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट और नीड फॉर सर्विस and invites prospective bidder to propose solutions। जब आपने कहा कि आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, इसका मतलब है कि दैट यू आर इन इन अ पोजीशन कि जहां पर यू आर अनेबल टू डिसाइड और यू आर अनेबल टू मैनेज द थिंग्स, सो you are expecting some expert companies to come and find out the solutions and table the some of the solutions। जी, a request for proposal should contain the following important information। अब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेट्स सी। इस प्रपोजल के अंदर नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड विद एडिक्वेट डिटेल्स। जब आपने अगले बंदे को रिक्वेस्ट भेजनी है कि आप हमें प्रपोजल्स भेजें, तो उसके अंदर आपने उसको अपने काम के मुतल्लिक सारी डिटेल्स के मुतल्लिक आगाह करना है, और उनको ये भी बताएं नंबर 2 पॉइंट पर मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, कि आपने किस तरह से हमें प्रपोजल सेंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी डिलीवर्ड बाय हैंड और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आप उनको बताइए कि आपने पोस्ट के जरिए से, आपने डाक के जरिए से, आपने रजिस्ट्री के जरिए से, किस तरह से आपको ये प्रपोजल चाहिए, कि आपने उनको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बताना है। नंबर 3, मेंशन ऑफ द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल। आप उनको लास्ट डेट के मुतालिक भी बताएं कि इस डेट तक आपकी प्रपोजल्स हमें मिल जानी चाहिए। नंबर 4, टर्म्स रिलेटेड टू पेमेंट सच एज एडवांसेस और नॉट, interim पेमेंट एंड एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, आपने उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। सर, ये हम उनको एक्सप्लेन कहाँ पर करेंगे? हमने कहा कि आप उनको न्यूज़पेपर के जरिए से इंफॉर्म कर सकते हैं। आप उन्हें न्यूज़पेपर के जरिए से इंफॉर्म करेंगे कि सर, हमें इस काम के लिए लोग चाहिए, कंपनी चाहिए, और आप अपने काम की मुकम्मल डिटेल भी उनको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपने अपनी प्रपोजल बाई हैंड देनी है या रजिस्टर्ड करके देनी है, यानी बाई पोस्ट देनी है।
और आपने उनको ये भी बताना है, डेट एंड टाइम भी एक्सप्लेन करना है कि किस डेट एंड टाइम को आपको प्रपोजल जो है वो मिल जानी चाहिए। और फिर आप उनको ये भी बताएंगे कि इन केस हमारा एग्रीमेंट हो जाता है तो हम आपको पेमेंट का किस तरह से करेंगे, एडवांसेस कितना देंगे, इंटरम पेमेंट्स कितनी होंगी, ऑल दिस थिंग्स एंड एनी अदर फर्दर कंडीशन जो भी आपके जहन में हो, तो आपने उनको फर्दर एक्सप्लेन करनी। नंबर 10 पे जी, द हेडिंग्स ऑफ पैराग्राफ्स contained in a typical proposal, reference and authorized for the proposal। अब यहां पर हम क्या देखने लगे, तो कहता है द हेडिंग्स ऑफ पैराग्राफ्स कंटेन्ड इन ए टिपिकल प्रपोजल। एक टिपिकल प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, जब भी आपने अब प्रपोजल को राइट डाउन करना, तो आपने उनको कहना है जी कि हम किस रेफरेंस से आपको ये लिख रहे हैं, क्या ये सॉलिसिटेड है, क्या ये अनसॉलिसिटेड है, किस तरह से है, ये आपने उनको बताना। डेफिनेटली, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा या सोशल मीडिया मीडिया के ऊपर देखा होगा, तो तब आपने डिसाइड किया होगा कि हम इसको राइट डाउन करते हैं। नंबर 2, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, फहरिस्त बताएं कि आपकी प्रपोजल में क्या क्या चीजें शामिल हैं। प्रपोजल समरी, हो सकता है कि आपकी प्रपोजल बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो, तो आपने उसको समराइज करके भी अपने रीडर की आसानी के लिए आप लोगों ने समरी भी लिखनी। जी, पर्पस और ऑब्जेक्टिव, आपके ये काम, इसके प्रपोजल का सेंड करने का आपका मकसद क्या है। आप यही कहेंगे डेफिनेटली कि जी कि मैं एक्सपर्ट हूं इस काम का, मेरी स्किल्स में ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, मैं इसी चीज के बारे में एक तवील तजर्बा है मेरा, और ये वाले प्रोजेक्ट्स 3 4 5 जो आप गिना सकते हैं कि ये भी हमारे ही किए हुए हैं। इससे क्या होगा कि इससे कॉन्फिडेंस बहाल होगा, इससे आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। और जब कस्टमर को ये पता लगता है कि आपने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पहले भी किए हुए हैं, तो फिर वो आप और आपकी कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट है जी, नंबर 5 पे देखिएगा, प्रॉब्लम और नीड। अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, इस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अपनी नीड्स को भी डिफाइन कीजिएगा कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स है हमारी। उसके बाद बैकग्राउंड, जैसे अभी मैंने कहा, अपनी कंपनी का बैकग्राउंड भी आप लोगों ने बताना है, हाउ स्ट्रांग यू आर, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, हाउ मच एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल यू आर। जी, बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोजल, आपने अगले बंदे को यह भी बताना है प्रपोजल लिखते हुए कि अगर आप मेरी कंपनी से आप काम करवाते हैं तो आपको ये वाले बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिले, हो सकता है 6 माह तक, 1 साल तक आपको गारंटी भी दे। सो सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स व्हिच यू कैन टेबल इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर। नंबर 8, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशंस, जो जिन प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट किया न्यूज़पेपर के अंदर, अपने कोटेशन के अंदर, उसी का सॉल्यूशंस को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूँ। नंबर 9, मेथोडोलॉजी ऑफ हैंडलिंग द प्रपोजल, अब वो आपको मेथड्स भी बताएगा कि किस तरह से आप ये काम करेंगे, वो भी आपको बताता है कि सर हम पहले स्टेप पे ये करेंगे, दूसरे पे ये करेंगे, तीसरे पे ये करेंगे, हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे, हम 24 आवर्स काम करेंगे, हम ऑफ डेज कोई नहीं लेंगे, इतने वर्किंग डेज में काम हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल वो आपको बताता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सनल, पर्सनल पर्सनल मीन स्टाफ मेंबर्स, आपने अपनी टीम के क्रेडेंशियल्स को हाईलाइट करना है प्रपोजल लिखते वक्त। वी आर डूइंग ऑल दिस जस्ट टू क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। हम चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट फील करे, हम चाहते हैं कि उसके जहन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी वांट। और लास्ट में टाइम शेड्यूल भी आप उसको डिस्क्राइब करेंगे।
नंबर 12 पे है जी कॉस्ट। आपने उनको बताना भी है प्रपोजल लिखते वक्त अपने क्लाइंट को कि जी के इतनी कॉस्ट आएगी, और हर चीज के बारे में अलग प्राइसिंग, यानी सिंगल पीस की प्राइसिंग और कलेक्टिव प्राइसिंग, सर्विसेज की प्रोवाइड प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स की प्राइस, कोई टैक्सेस वगैरह, एवरीथिंग हैज टू बी इन ट्रांसपेरेंट वे। फिर ग्लॉसरी है, अपेंडिसेस है, रेफरेंस लिस्ट है, एंड नेम ऑफ प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन। यानी अगर आप हमसे फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, और हम आपको इसकी डिटेल बता सकते हैं जी। 11 नंबर पे देखिएगा, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए वेल प्रिपेयर्ड प्रपोजल। जी, अच्छा, ऊपर हम एक दो पॉइंट हैं वो मैं आपको जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब पर देखिएगा कि नंबर 13 के ऊपर ग्लॉसरी लिखा हुआ है। अच्छा, समटाइम्स वी यूज some difficult words or it could be some jargons you may have understood it। jargons हम आमतौर पर कहते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं विच आर टेक्निकल इन नेचर। अब हो सकता है आपके क्लाइंट को कुछ टेक्निकल वर्ड्स की समझ ना आए, तो आप एट द एंड ऑफ ए प्रपोजल और ए रिपोर्ट आप ग्लॉसरी लिखते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। हमारा मकसद जो है वो अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि उसके लिए मुश्किलात पैदा करना। फिर उसके नीचे देखिएगा अपेंडिसेस। अपेंडिसेस इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडेड एट द एंड ऑफ a proposal. Sometimes you think that your client and customer may need some extra information, so you are going to write it down at the end of the proposal. The major aim of our writing a proposal or any business document is to make things clear for our client and customers. We do not want to put our customer and client in hot waters. We do not want to create any kind of an ambiguity. We want to use simple words. But if you have been forced to use some technical words, then the clarification of these words are very much necessary. As we have already mentioned you that in glossary, there are some difficult and technical jargons which we have used in that thing, in that part, but we want to explain it for our customers. The same is the case with the appendices. So we want to give them an extra information in a sense so that he may not get confused. If he wants to simplify the things, we can do it. So at the end of the proposal or a book or a report, we are going to write appendices. नेक्स्ट देखिएगा जी, आपका नंबर 15 पर लिखा हुआ है जी रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट क्या होती है कि आप कोई बुक लिखते वक्त, कोई प्रोजेक्ट लिखते वक्त, कोई रिपोर्ट लिखते वक्त, कोई प्रपोजल लिखते वक्त आप रेफरेंसेस देते हैं। वो किसी इंसान के भी हो सकते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके भी हो सकते हैं, जो कोई कंपनीज हैं उनका भी रेफरेंस दिया जा सकता है। सो यू कैन गिव एनी रेफरेंस विच इज सुटेबल and which can be a guiding force for your client and customer in any sense, so he will feel comfortable. So let's come to another point, and that is number 11, essential qualities of a well prepared proposal. The purpose of the proposal is stated clearly. Whenever you are going to write a proposal, the purpose of the proposal, आपने जब भी कोई लिखना है तो उसका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ वाज़ेह होना चाहिए।
नेक्स्ट, द प्रॉब्लम और नीड फॉर द प्रपोजल इज अंडरस्टूड एंड डिफाइंड क्लियरली। जब भी आपने कोई प्रपोजल लिखना है तो आपने उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि हम जो लिख रहे हैं इसका मकसद क्या है। नंबर थ्री, the suggested solution offered in the proposal is workable and in the best interest of the recipient। आपने ये भी बताना कि जो हम आपको प्रपोजल्स के साथ सॉल्यूशंस भेज रहे हैं ये वर्केबल भी हैं, these are not imaginary and they are practical and these are in the best interest of the recipient। The proposal is honest, factual and objective। प्रपोजल ऑनेस्ट हो, फैक्ट्स के ऊपर बेस करती हो और ऑब्जेक्टिव भी हो। इन रियलिटी वर्केबल, जैसे हमने कहा, अगर आप एक काम को एक बेहतरीन अंदाज से करेंगे ना तो डेफिनेटली द रेपुटेशन ऑफ योर कंपनी इज गोइंग टू इनहांस। सो इन वर्किंग इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड योर proposal must be based on facts rather than on imagination। Number five, the benefits to be derived from the proposal outweigh the costs। अब जो बेनिफिट्स हैं ये कहां से हासिल करने हैं? फ्रॉम द प्रपोजल आउटवे द कॉस्ट्स। अब जब आप प्रपोजल भेजेंगे तो डेफिनेटली यू आर आल्सो गोइंग टू शेयर द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो क्लाइंट को तो ऐसा लगेगा कि दैट इट इज टू मच एक्सपेंसिव, बट वन पैरेलली you are going to give him some of the benefits which you can derive from this proposal, so definitely he is going to be interested in your project। आप उसको फवायद बताएं, आप उसे बताएं कि अगर आप ये वाले पैसे खर्च कर रहे हैं इस वक्त तो इसके दूररस फवायद होंगे। नंबर सिक्स, contains a time schedule including the milestone checklist of the projects। और उसे बताएं कि माइलस्टोन, संगे मील इसको कहते हैं, यानी इसके फवायद क्या होंगे मुस्तकबिल के अंदर। और कहेगा कि देख लें कि आपकी डिमांड्स के मुताबिक ही मैंने सारी चीजें प्रिपेयर की। नंबर सेवन, contains a list of cost and the resources involved in completion of the project। मैं कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करूंगा और मेरी अपनी कॉस्ट क्या आएगी। यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट ट्रांसपेरेंटली टू योर क्लाइंट एंड कस्टमर। नेक्स्ट देखिएगा जी, एडवांटेजेस ऑफ अ प्रपोजल, फवायद क्या है। टू इंक्रीज सेल्स, देखिएगा कि आप सॉलिसिटेड या अनसॉलिसिटेड या इनफॉर्मल सॉलिसिटेड जब भी प्रपोजल होगी तो डेफिनेटली द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। Definitely the number of customers are also been increased, and if you are going to provide an excellent kind of work and services to any client, definitely he is going to refer you to another client। अगर आपकी प्रपोजल से और आपके काम से मैं सेटिस्फाइड हो गया तो डेफिनेटली मैं आपको किसी और जगह पर भी रेफर करूंगा। नंबर टू देखिएगा, बी पार्ट देखिएगा, टू गेट कंपेटिटिव एज ओवर इट्स कंपेटिटर्स इन द मार्केट। जब एक ही वक्त में एक ही काम के लिए दो तीन प्रपोजल्स आएंगी तो डेफिनेटली उन कंपनीज का आपस में कंपटीशन भी होगा, और जब आपस में कंपटीशन होगा तो हर कोई ये चाहेगा कि एक दूसरे से मैं एज लूं, और एज लेने के लिए क्या करेंगे, वो आपको एक अच्छी सर्विसेज भी फराहम करेंगे और उसकी कॉस्ट भी कम करेंगे और अपना प्रॉफिट रेट भी कम कर देंगे। क्योंकि अगर एक ही काम के लिए कई कंपनीज मौजूद होंगी तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ता है। सी पार्ट, to make organization dynamic in response to rapidly changing environment। To make organization dynamic,
अब आपको क्या करना है कि आपको बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को बदलना है और चेंज करना है। अब दुनिया में काम करने का रवैया तरीकेकार काफी मुख्तलिफ हो गया। सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, you have to be ready to change any kind of change in the market and society. The work ethics and providing the product and services have also been changed. So one has to adjust himself in the changing environment. अपने आप को नए माहौल के मुताबिक हमें एडजस्ट करना है और नए नए वेज तलाश करना। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड मीडिया, ये एक ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट को घर बैठे भी सेल कर सकते हैं। और हम लोगों को ब्रोशर्स के जरिए से, पॉम्पलेट्स के जरिए से, मुख्तलिफ तरीके से अपनी सर्विसेज के मुतालिक भी बता सकते हैं। नंबर डी पॉइंट देखिएगा जी, टू यूज इट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फॉर बिजनेस पर्पस। वो आपसे पूछेंगे जी कि प्रपोजल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, तो आपने कहना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस लेक्चर व्हाट इज द इंटरनल प्रपोजल एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रपोजल। एक्सटर्नल प्रपोजल की तो हमने 3 काइंड्स पढ़ी थी। इंटरनल प्रपोजल की कोई काइंड नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात के अंदर ही काइंड है। नंबर ई पे आइएगा, टू यूज इट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट, मार्केटिंग ब्रोशर्स, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। ये एक्सटर्नल समरे में हमने पढ़ा था कि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल क्या होती है, कि जिसके अंदर आप ब्रोशर्स बनाते हैं, पॉम्पलेट्स बनाते हैं और मार्केट के अंदर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्दो नोबडी हैज इनवाइटेड यू, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप प्रपोजल सेंड करें, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, just for the sale of marketing your services, you are telling other people that we are dealing in such and such things. नंबर एफ पे देखिएगा, बेस्ट सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बाय सॉलिसिटिंग कंपनी थ्रू फॉर्मली सॉलिसिटेड प्रपोजल। अगर फर्ज करें कि आप किसी कंपनी से ऑलरेडी काम करवा रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कंपनी, लेकिन आप फिर भी क्या करते हैं, आपके पास अगर कोई एक और बंदा एक नई प्रपोजल लेकर आ जाता है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई मुझे क्या जरूरत है नई प्रपोजल को देखने की। देखने की जरूरत ये है कि हो सकता है कि वो बंदा आपके लिए ज्यादा अच्छे लिक्विडेटिव काइंड ऑफ प्रपोजल लेकर आया हो। तो मार्केट्स के अंदर ऑल्टरनेटिव्स तो हर वक्त मौजूद रहते हैं और हम ऑल्टरनेटिव्स की और बेस्ट की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो एक कंपनी जो प्रपोजल बनाकर सेंड करती है, तो उसको ये भी शायद नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं अपनी जगह ना बना सकूं। तो जगह तो बन जाएगी। जगह इस सूरत में बनेगी जब आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी कॉस्ट, आपका प्रॉफिट, आपके टैक्सेस, एवरीथिंग हैज टू बी इन ए स्टेबल वे। नंबर जी पर आइएगा, a well written proposal reflects the quality and standard of an organization's expertise and experience। अच्छा, जितनी अच्छी क्वालिटी प्रपोजल आपने बयान की गई होगी, उतना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी एक्सपर्टाइज भी होगी। If the proposal is made in a very professional manner and is being made by some kind of a professional, definitely it is going to highlight your expertise and experience। आपके मुतालिक बताएगी कि यार वाकई तजर्बाकार लोग हैं। और वाकई अगर आपने उसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स का ख्याल किया होगा, तो फिर डेफिनेटली द अदर पर्सन इज गोइंग टू रेट योर प्रपोजल वेरी हाईली। नंबर एच, proposal provide an overview of how to manage and complete a project successfully within due time। देखिएगा, आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जब देखते हैं तो कंपनीज हमारा आकर हमें आकर कहती हैं कि इतने दिनों में ये वाला काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन यूजुअली वो काम एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी रेपुटेशन को और अपने ऊपर ट्रस्ट बहाल करना है, तो आप विद इन द टाइम फ्रेम अब उस काम को मुकम्मल करें। जब उस काम को विद इन द टाइम फ्रेम मुकम्मल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा आपसे काम ले रहा है, तो डेफिनेटली ही विल बी सेटिस्फाइड।
क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ द टाइम विल आल्सो इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंस, पैसे भी बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी। तो कोशिश ये करनी है कि आप विद इन द टाइम फ्रेम मुकम्मल करें, और दूसरे नंबर पे क्लाइंट को भी चाहिए कि वो विद इन द टाइम फ्रेम मुकम्मल करवाए। नंबर आई, proposals are also considered as verifiable record which can be recorded in future for evidence। आप पुरानी प्रपोजल से भी हेल्प ले सकते हैं, और जो करंट प्रपोजल आपको मिली है उसको भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, और उससे भी आगे फ्यूचर में आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट और प्रपोजल। अब रिपोर्ट और प्रपोजल क्या होती है? रिपोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर के अंदर। अब हम फिर भी रिपोर्ट को मैं रिवाइज करवा देता हूं। होता यह है कि अगर एक मैनेजर है, वो किसी कंपनी में काम करता है और वो किसी टास्क के मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो वो अपने किसी इंप्लॉय को बुलाएगा और उस इंप्लॉय की मदद लेगा और कहेगा कि ये इस टास्क के मतलब मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन करके दो, और वो उसकी हेल्प करेगा। अब ये तो इंटरनल होती है हमेशा रिपोर्ट। लेट्स सी, रिपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो क्या कहता है यहाँ पर कि द रिपोर्ट इज एन इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स to one or more persons for specific significant business purpose। रिपोर्ट एक इम्पार्शियल चीज है, एक प्लानिंग के तहत होती है, और इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, चाहे वो एक बंदे को हो या ज्यादा बंदे को हो। डेफिनेटली कहता है ये एक सिग्निफिकेंट बिजनेस पर्पस के लिए होती है। नंबर, अब इसके सामने देखिएगा जी, प्रपोजल। प्रपोजल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट which gets a person approved or hired to do a certain project। Thus, the element of self-interest exists in proposal। प्रपोजल बेसिकली क्या है? इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, कहते हैं कि गेट्स ए पर्सन अप्रूव्ड और हायर्ड। हम रिकमेंड करते हैं कि भी ये शख्स या ये कंपनी, हम इसको हायर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के काम करने के लिए। लेकिन इसके मतलब है कि इसके अंदर एक सेल्फ इंटरेस्ट कहता है एग्जिस्ट करता है। सेल्फ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करने से मुराद ये कि डेफिनेटली आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस बंदे को हायर करते हैं या उस कंपनी को हायर करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब वो हम कंपनी को हायर करते हैं तो उस कंपनी का एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है। रिपोर्ट के अंदर तो किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। रिपोर्ट के अंदर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि रिपोर्ट तो एक इम्पार्शियल वे के अंदर लिखी जाती है। लेकिन जब कोई प्रपोजल लिखता है तो वो कंपनी चाहती है कि हमें ही रिकमेंड किया जाए। रिपोर्ट राइटिंग, अब लेफ्ट साइड पे देखिएगा रिपोर्ट्स के कुछ क्रेडेंशियल्स है, राइट साइड के ऊपर प्रपोजल के कुछ क्रेडेंशियल्स है। ये रिपोर्ट मोस्टली फोकसेस ऑन ए क्रिटिकल इशू, its findings and conclusion, and then on recommendations, so it is a problem solving instrument। रिपोर्ट क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर होती है, उसके कुछ फाइंडिंग्स भी होती हैं, उसके कुछ कंक्लूजन्स भी पेश किए जाते हैं, और लास्ट में ए पर्सन इज बीइंग गिवन अथॉरिटी टू गिव सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस एज वेल। ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पर देखिएगा, ए प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट विच शोज द इंटेंशन टू वर्क और ऑफर ऑफ द सेंडर। जबकि प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी अपनी इंटेंशंस को जाहिर करते हैं और ऑफर करते हैं कि मैं ये काम इस तरह से कर दूं। स्क्रीन के सबसे टॉप पर देखिएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, रिपोर्ट में बेनिफिट रिसीवर by bringing a significant business situation into his account।
Furthermore, it helps the receiver to carry out technical and professional activities. रिपोर्ट से क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा रिसीवर को, सिग्निफिकेंट बिजनेस भी मिलेगा, और कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो भी परफॉर्म हो जाएंगी। जबकि प्रपोजल में क्या है, राइट साइड पे देखिएगा, प्रपोजल हेल्प्स द रिसीवर बाय कम्युनिकेटिंग ए रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल के जरिए से क्या है, ए रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब आपने तो रिक्वेस्ट की थी प्रपोजल की, और तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दिस इज प्रपोजल इज ऑल अबाउट। So we are going to come to the next point, that is the components of short proposals. CMA और ऑपरेशन लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनको जी जो शॉर्ट प्रपोजल है उनको शॉर्ट प्रपोजल ही लिखने को आती है, क्योंकि लॉन्ग प्रपोजल तो इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में तो लिखी जाती है, लेकिन जब शॉर्ट प्रपोजल लिखते हैं तो उसका मकसद सिर्फ हमारा ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को एक ग्लिम्स दे सकें। फॉर्मेट है जी शॉर्ट प्रपोजल का, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट लाइन है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द ऑफर कवरिंग ट्रांसमिटर लेटर है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिग्नेचर है, प्रपोजल इटसेल्फ है, प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। सारी चीजें आपके सामने हैं। अब स्पेसिमेन पढ़ लेते हैं, स्पेसिमेन से ज्यादा चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। स्पेसिमेन ऑफ एक्सटर्नल प्रपोजल। यू आर वर्किंग एज टेक्निकल एडवाइजर इन हसन जमान कंस्ट्रक्शन कंपनी कराची। The provincial government has planned to spread a network of carpeted roads in various areas of the Lyari town. Through a tender offer in the national newspapers, the government has also demanded a proposal from your company which deals in this field. Required, prepare an impressive but effective proposal which is to be submitted to the Director Construction and Works Department, Government of Karachi. अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रिप्रेजेंटेटिव ने आपकी कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजी है, और उस रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा कि लियारी के अंदर वो रोड्स बनाना चाह रहे हैं, कारपेटेड रोड्स। और जो आपको प्रपोजल भेजी है वो उन्होंने एक न्यूज़पेपर के थ्रू भेजी है। आपने उस प्रपोजल को पढ़ा है, और आपसे वो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक इफेक्टिव प्रपोजल बनाकर भेजें। और जिस बंदे को भेजनी है वो है जी डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कराची से इसका ताल्लुक। लेट्स सी जी, अब आपने जो प्रपोजल लिखनी है उसमें सबसे पहले आपने टॉप पर डेट लिखी, 25 May 2000 dash, the director construction and works department government of Sindh Karachi। ये उस बंदे का एड्रेस आ गया। लेट्स सी जी आगे क्या है जी। अब आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी, जो आपने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बोल्ड करके लिखी हुई है जी, प्रपोजल फॉर स्प्रेडिंग नेटवर्क्स ऑफ कारपेटेड रोड्स इन लियारी टाउन। डियर सर, सैल्यूटेशन आ गई। This refers to your tender offer dated 1st August 2019, advertised in some newspapers, about the spreading of network of carpeted roads in various areas of Liari town in Karachi। आप उनको कह रहे हैं जी कि आपने 1 अगस्त को एक एडवर्टाइजमेंट दी थी न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें आपने ये कहा था कि लियारी टाउन कराची के अंदर रोड्स का लेआउट करना है, बिछानी है। एक्सक्यूज, सॉरी। A comprehensive requisite proposal with the specification of project are attached। अब आपने एक इंतहाई कंप्रिहेंसिव किस्म की प्रपोजल बनाई है, और आप ये कहते हैं जी कि हमने इस रिक्वेस्ट लेटर के साथ उसको अटैच किया। आई होप यू विल
Find our rates competitive and favor our organization with your kind approval. Yours faithfully. Technical advisor, Hassan Zaman Construction Company, Karachi. Includers proposal number S/07. Includers से मुराद ये होता है कि अटैचमेंट्स, क्या हम इस लेटर के साथ हम ये वाली प्रपोजल जो है वो भी साथ अटैच करके भेज रहे हैं। आप प्रपोजल देखिएगा जी, हसन जमान कंस्ट्रक्शन कंपनी क्लिफ्टन कराची है। नंबर 1, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेट्स। कारपेटिंग ऑफ रोड्स इन लियारी टाउन कराची 50 किलोमीटर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, यूनिट्स, रेट्स, टोटल, किलोमीटर पर यूनिट एंड रुपीज इन मिलियन। नंबर 1 देखिएगा जी, बेड इंफॉर्मेशन, यानी जब आप उसका बेडिंग करते हैं तो 50 किलोमीटर्स की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है जी, 10,000 रुपीज। और ओवरऑल कॉस्ट क्या है, 0.5 मिलियन। फिर स्प्रिंकलिंग ऑफ रोड्स 50 किलोमीटर्स, 40,000 पर यूनिट और 2 मिलियन। लेवलिंग ऑफ रोड्स 50 यूनिट्स हैं और 1,50,000 और 7.5 मिलियन टोटल कॉस्ट। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रोड्स 50 किलोमीटर्स, 2,50,000 और 12.5 लाख रुपीज ओवरऑल। स्टोन कंप्लीशन 50 किलोमीटर्स, 1 लाख रुपीज और पर यूनिट और 5 मिलियन रुपीज टोटल है। लाइन मार्किंग 50 किलोमीटर्स, 3 लाख रुपीज पर यूनिट और 15 मिलियन। अब टोटल कॉस्ट देखिएगा 42 लाख, ये 4 करोड़ 25 लाख रुपया बनता है। सेल्स टैक्स डालने उसमें 1 लाख रुपया, तो ये बन गया जी 42 करोड़ 60 लाख रुपया, सॉरी 4 करोड़ 26 लाख रुपया। अब ये टोटल कॉस्ट, एक एक चीज की मान्यूट डिटेल आपने बता दी। 6 आइटम्स थी, उसकी आपने डिटेल बताई। फाइनल प्राइस, इट मे बी एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल मेजरमेंट। अब क्योंकि आपने अपनी प्रपोजल में रिक्वायरमेंट में लिखा था न्यूज़पेपर में कि 50 किलोमीटर्स है, तो उन्होंने 50 किलोमीटर्स के हिसाब से आपको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन फिर आप हो सकता है कि एग्जैक्ट जब ये मेजरमेंट करेंगे जाकर तो तब इन्हें पता लगेगा कि इसके लिए क्या कॉस्ट हो। नंबर 3 पे देखिएगा जी, स्पेसिफिकेशन है जी, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ द अफोर्डसेड डिस्क्रिप्शन शैल बी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। ये कहते हैं जितनी भी हमने ऊपर वाली चीजें बताई हैं ये आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। कंप्लीशन पीरियड देखते हैं उन्होंने कितना कहा, 1 ईयर फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर। जब आप हमें ऑर्डर दे देंगे उसके ठीक 1 साल के बाद मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 5 पे, इंटरेस्ट ऑफ द बाइट बिडर। Our technical consultants has visited your office regarding the above cited subject matter and discussed about the construction of carpeted roads in various areas of Liari town, Karachi. During the above mentioned meeting, he also discussed the total length and width of the said project. अब आप कहते हैं जी कि जो प्रपोजल लिखने वाला है वो कहते हैं जी आपके हमने ऑफिस का विजिट भी किया था और आप डिस्कस भी किया था सारी चीजों के मुतालिक, और हमने टोटल लेंथ के मुतालिक भी आप डिस्कस किया। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने बताइएगा। As you know very well, our organization has already completed different projects of such sort in different areas of Karachi as mentioned below. Network of carpeted roads in Orangi town, network of carpeted roads in Gulshan-e-Iqbal. यानी आप 2 जगह के ऊपर ये वाली ड्यूटीज परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 7 पे देखिएगा जी, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज, cooperation of the district management and the traffic police. जब आप कहते हैं जी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, तो आपको ये वाली रिक्वायरमेंट चाहिए। नंबर 1, आपको रिक्वायरमेंट ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्हेन यू आर वर्किंग, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए mess there, and the traffic has to be deviated from these roads to another roads. So the burden have to be shifted from this area. पेमेंट टर्म्स है जी, एडवांस आप 15% चाहते हैं एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो साथ ही आप क्या चाहते हैं कि आपको 15% एडवांस पे दे दिया जाए। फिर बैलेंस 2 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम काम मुकम्मल कर लें तो ठीक 2 माह के बाद
आप हमें सारी पेमेंट दे दीजिएगा। नंबर 10, पर्सनल, जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं? मिस्टर ए, डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 25 ईयर एक्सपीरियंस, और मिस्टर बी, टेक्निकल मैनेजर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनका 8 माह का 8 ईयर्स का तजर्बा है। हसन जमान कंस्ट्रक्शन कंपनी जी, टेक्निकल एडवाइजर आपने क्लोज कर। स्पेसिमेन ऑफ इंटरनल प्रपोजल भी देखते हैं जी। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट एट ए लीजिंग कंपनी, put up a proposal to the senior management asking them to introduce a company funded qualification enhancement program for employees who have served a minimum of 2 years with the company and are grade 3 and above। अब आप एक एम्प्लॉय हैं जी फाइनेंस डिपार्टमेंट के और एक लीजिंग कंपनी के अंदर काम करते हैं, और आपने एक सीनियर मैनेजर को प्रपोजल लिखनी है और उनको कहना है कि क्या करें, टू इंट्रोड्यूस ए कंपनी फंडेड क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज, कि आप एम्प्लॉयज के लिए एक फंडेड प्रोग्राम, यानी उसमें एम्प्लॉयज को पैसे ना देने पड़े, कंपनी अपने बिहाफ के ऊपर ये काम स्टार्ट करे। और वो एम्प्लॉयज यहाँ पर आ सकते हैं जो कि कम से कम 3 साल तक उनको यहाँ पर काम करते हुए हो गए, और उनका ग्रेड भी कौन सा हो? नंबर 3, 2 साल, सॉरी 2 साल तक काम करते हुए हो गए हैं, और उनका ग्रेड जो होगा वो एटलीस्ट 3 या 3 से अबव होना चाहिए। This would not only be beneficial for the employees but also help the company in achieving their training and development goals. You may assume any necessary details. अब लेट्स सी जी, आंसर देखते हैं जी। 26 में है, सीनियर मैनेजमेंट को लिख रहे हैं, लीजिंग कंपनी के है, और सिटी एबीसी। आपका सब्जेक्ट आ गया, प्रपोजल फॉर कंपनी फंडेड क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम। डियर सर, the enclosed proposal is for company-funded qualification enhancement program for our employees who have served a minimum of 2 years within the organization at grade 3 and above। अब ये वाली ग्रेड 3 या उससे अबव के लोगों के लिए जो प्रपोजल है वो आप अपने बॉस को आप दे रहे हैं, और इन एम्प्लॉयज ने आपके यहाँ पर कितनी देर के लिए काम किया है? 2 इयर्स के लिए। इंक्लोजर है जी, यानी आपने इसके साथ अपनी प्रपोजल भी अटैच की है, और I hope this proposal is as per your expectations and requirements and will receive your kind consideration। Yours truly, operational manager। Proposal है जी, लीजिंग कंपनी, सिटी एबीसी, job description and cost। For the purpose of enhancement program, the description of cost per employee is aggregated as follows। Job description: trainers, unit number of employees 10, rate 10,000, total 1 lakh रुपीज। फिर इसी तरह से आईटी फैसिलिटीज के लोग हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वर्कशॉप चार्जेस हैं, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस हैं, फिर ट्रेनिंग एक्सपेंस है, अदर इक्विपमेंट है, टोटल कॉस्ट है, सेल्स टैक्स है, और ग्रैंड टोटल। फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर may be adjustable after the completion of the training program। All specifications of the aforesaid description shall be according to your desire। Completion period: the duration of the proposed qualification enhancement program is 4 months। पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या है? क्या आप ऑलरेडी कहां पर काम कर चुके हैं? ट्रेनिंग ऑन इंप्रूविंग टीम वर्किंग एंड ट्रेनिंग इन एमबीओ। रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? कॉपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टू अलाउ वर्कर्स टू अटेंड द क्वालिफिकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। अब चाहते हैं कि काम के दौरान ही जो वर्किंग आवर्स है उसी में ये ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि 2 साल तक काम करते रहे हैं और उनका ग्रेड 3 या ग्रेड 3 से अबव। एडवांस पेमेंट का तरीकेकार क्या होगा? एडवांस पेमेंट ऑफ 20% ऑफ द अफोर्ड offered price has to be paid to all the parties involved in the program as the time of undertaking the qualification enhancing program for hiring of institutes, teachers and conveyances। बैलेंस कितना है जी? बैलेंस टू बी पेड 1 month। Benefits of the program: this qualification program will polish the abilities and work practices of our employees. As a result, the profitability of our organization will also be increased। Besides this, it will also bring positive results on organization's involvement and will help। फायदा ये होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स पॉलिश हों।
और ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल क्या फायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे, डेफिनेटली दे मस्ट बी वेरी वेल educated and they must be very well skilled. So today we have discussed about the proposal. Hope so you people will have understood this thing. Inshallah, see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.